बिहार की 40 सीटों पर मामला फंस गया है। क्यों पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि मोदी के लिए 272 का आंकड़ा पार करना मुश्किल है? क्यों बिहार, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक में बीजेपी की 2019 का प्रदर्शन और 2024 का प्रदर्शन दोनों में बड़ा अंतर है और इस अंतर को चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनने और समझने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से बिहार में वोट ट्रांसफर हो रही है, किस तरह से बिहार में वोट एक पार्टी से दूसरी पार्टी की ओर ट्रांसफर की जा रही है। और यह खुलासा अशोक वानखेड़े हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, वो खुद करने वाले हैं। बड़ा राज्य है बिहार, लोकसभा की 40 सीटें बिहार से हैं। जेडीयू और बीजेपी साथ में यहां चुनाव लड़ नहीं रही है। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं कि बिहार में जेडीयू वाले भी आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी तेजस्वी के लिए इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रही है। इंटरनल रिपोर्ट में यह सामने आ गया है कि सारा वोट आरजेडी को ट्रांसफर किया जा रहा है। बीजेपी बिहार में घाटे में चल रही है। सिंगल डिजिट तक बीजेपी सिमट सकती है। कितनी सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी और कितना गेन आरजेडी करेगी, इंडिया गठबंधन करेगा, इसका खुलासा खुद अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार टाइगर कहे जाने वाले अशोक वानखेड़े इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि 4 जून के बाद, जी हां, 4 जून लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और 4 जून के बाद बिहार में क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, मोदी शाह को कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार की वजूद ही मिटा दी जाएगी, नीतीश कुमार को ही पॉलिटिक्स से हटा दिया जाएगा। इस पर बड़ा खुलासा होगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। तो वानखेड़े जी, स्वागत है देश नीति के मंच पर फिर एक बार जुड़ने के लिए। बिहार जहां से देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है, लोकसभा की 40 सीटें हैं और एकदम इन मौके पर नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वो पलटी मारना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या जेडीयू और नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव से बाहर है? आदित्य जी, यदि मैं मेरा ऑब्जर्वेशन बताऊंगा तो बहुत उलटफेर होता नजर आ रहा है। क्या 4 जून के बाद, लोकसभा के नतीजे आने के बाद, क्या फिर से आरजेडी जेडीयू की सरकार बनेगी? क्या नीतीश कुमार फिर वापस जाएंगे? सवाल यह है। वर्तमान में जो स्थितियां दिख रही है, जो रिपोर्ट बिहार से आ रही है सीट वाइज, वहां तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी अभी भी भाई भाई बन के चल रहे हैं। बात ये भी हो रही है कि जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने साथ मिलकर विधानसभा लड़ी थी, तब नीतीश कुमार को कट टू साइज करने के लिए बीजेपी ने ही रामविलास पासवान के कुनबे को उतार दिया था। बीजेपी तो अपनी टैली बढ़ा गया और नीतीश कुमार आधे पे आ गए। तो क्या नीतीश कुमार इस बार स्कोर सेटल कर रहे हैं बीजेपी के साथ? दूसरी बात, आरजेडी के साथ बीजेपी ने संबंध, जनता दल यूनाइटेड ने संबंध तोड़े। पिछली बार जब नीतीश कुमार चले गए तो भ्रष्टाचार के और कई आरोप लगाए थे। इस बार जब दोनों सरकार मिलकर साथ में थे तो हर एक काम जो हुआ इस सरकार का, वो नीतीश कुमार की आज्ञा से हुआ। यहां तक कि आरजेडी के मंत्रियों का पोर्टफोलियो रातों रात बदला गया, लेकिन आरजेडी ने उफ तक नहीं की। सारे अधिकार सरकार के नीतीश कुमार जी के साथ थे। ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ क्यों गए, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार के पास भी नहीं है। क्या बीजेपी ने कुछ स्लीपर सेल बना के रखे थे? कुछ लोग ऐसे लगातार नीतीश को बता रहे थे
क्या आपको जाना अनिवार्य है? क्या नीतीश के बहुत क्लोज लोगों के ऊपर ईडी का दबाव था जिससे वजह से नीतीश कुमार गए? ऐसे कई चीजें हैं। या नीतीश कुमार की जो तबीयत है उसको लेके भी जो अलग अलग चर्चा है मार्केट में, क्या इस वजह से वो डिसीजन लिया गया? जो नीतीश कुमार यहाँ अपना राष्ट्रीय अधिवेशन लेते हैं 4 दिन पहले, जाने के चंद दिन पहले, और उस अधिवेशन में जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसमें बुरी तरह से बीजेपी को लताड़ते हैं, वो एकाएक बीजेपी के कैसे हो गए? वही सवाल है कि 2019 नतीजों पर अगर हम लोग नजर डालें तो बीजेपी 17 सीटों पर, 40 में से 17 सीटें बीजेपी को, 16 सीटें जेडीयू को गई थी। लेकिन इस बार जो आंकलन अगर किया जाए या ग्राउंड से जो रिपोर्टें आ रही है उसमें यह साफ है कि जेडीयू किसी भी हाल में, नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी सूरत पे 16 सीटें तो जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या वो 16 सीटें जो है वो आरजेडी के पास जा रही है या बीजेपी के पास? जो बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के साथ गई वो सिर्फ इसलिए गई कि अपनी 17 सीटें बच जाए, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ते तो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ था। बीजेपी को यह भी पता था कि ये जो यू टर्न लेके फिर पलटू कुमार यदि पलट गए तो जनता के बीच में इसका ठीक ठाक नहीं जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने समीकरण ये बोला कि जेडीयू और कांग्रेस यदि बीजेपी यदि इकट्ठा चुनाव लड़ती है तो कम से कम 17 सीटें तो बच जाएगी जो अपनी थी। ये कागज पे सोच बहुत अच्छा लगता है, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जब यथार्थ पे धरातल पे उतरते हैं आप और जहां चुनाव चालू हो जाते हैं तब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का रिफ्ट सामने आया। चुनाव में आचार संहिता घोषित होने के बाद एक भी रैली ऐसी नहीं है जहां नीतीश कुमार और मोदी जी एक साथ है। कई टाइप के हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को पूछो कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहते हैं कि मोदी जी डर जाते हैं नीतीश कुमार से, क्योंकि प्रोटोकॉल में नीतीश कुमार को पहले भाषण देना होता है। और इतनी नीतीश कुमार अपनी राज्य की सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं कि मोदी जी अब बाद में क्या बोले उनको समझ में नहीं आता, उनकी उपलब्धियां बोनी साबित होती है। दूसरे और बीजेपी वाले दबी जुबान में कहते हैं कि बाबा क्या बोल देगा, कहा कुछ पता नहीं, बीच में 6000 सीटें बोल गए थे, 6000 सीटों से लोकसभा में हम जीत जाएंगे। तो ये बाबा की वजह से बड़ी एम्बरेसिंग पोजीशन होती है, इसलिए बाबा को दूर रखा जा रहा है। कुल मिला के जब तक गठबंधन सक्सेस नहीं होता, जब तक वो ऊपर के नेताओं से लेके नीचे कार्यकर्ता तक परकिलोट नहीं होता, नीचे तक नहीं जाता। वर्तमान में ये नीचे तक जाता दिखाई नहीं दे रहा है, और यही कारण है और यही कारण है कि कुल मिलाकर स्थिति बीजेपी के लिए भी बुरी हो रही है। अब इसमें आरजेडी और रामविलास पासवान का कुनबा खुश है, क्योंकि उन्होंने दोनों के साथ डील करके अपनी 5 सीटें निकाली। 5 में से उनकी 2 भी आ गई तो उनका सक्सेस रेट ज्यादा होगा। कांग्रेस की, बीजेपी की 17 में से 7-8 सीटें बच जाए तो बड़ी बात है। इसमें गेन आरजेडी को होगा। मतलब जो जेडीयू की सीटें हैं, जो 16 सीटें पिछले 2019 चुनाव में मिला था, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के पास ट्रांसफर हो सकता है। वो आरजेडी के पास ट्रांसफर होती दिखाई देती है, क्योंकि आरजेडी बार बार इस बात को, वो कतई नीतीश कुमार को गाली नहीं दे रहे। तेजस्वी आज भी कहता है कि वरिष्ठ है, आज भी आ जाए तो हमारे साथ है, चचा है हमारे। फिर वो एक बात कहते हैं, क्या जातीय जनगणना, जातिगत जनगणना चचा करवा पाते बीजेपी के साथ? नहीं करवा पाते। क्या 2 लाख नौकरियां दिलवा, 4 लाख नौकरियां दिलवा पाते? नहीं दिलवा पाते। तो बीजेपी में नीतीश कुमार बिहार में जो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वो उपलब्धियों का क्रेडिट तो आरजेडी को जाता है, क्योंकि वही काम नीतीश जब बीजेपी के साथ थे तब नहीं कर पाते थे। दूसरी बात, बीजेपी में अंदरूनी जो नए नेताओं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और पुरानों को डंप किया जा रहा है,
इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हतोत्साहित है। और ये ट्रेंड सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है, जो नई भर्ती हुई अलग अलग राजनीतिक दलों से। वो कंफर्ट लेवल नहीं है कार्यकर्ताओं का काम करने का उनके साथ। वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने पीढ़ियां दी, हमारी जिंदगियां दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मिला क्या? फिर हम वही काम करने वाले, चद्दर उठाने वाले नेता जो सत्ता में कांग्रेसी थे, उनका हमने भरपूर विरोध किया। अब वो हमारे पार्टी में आके फिर टिकट पा रहे हैं। सत्ता वाले सत्ता में बने रह रहे हैं और हम संघर्ष के लिए पैदा हुए, चाहे संघर्ष ही करना पड़ रहा है। अगर नीतीश कुमार के बारे में पूछा जाए तो आपकी प्रेडिक्शन क्या कहता है कि 4 जून को नतीजे आने के बाद, जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि आरजेडी और जेडीयू साथ आ जाए, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मोदी जी शायद फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार अगर बना जाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार का जो वजूद है वो रहेगा या वजूद ही खत्म हो जाएगा? यदि 300 पार बीजेपी आ गई तो फिर एनडीए गठबंधन के तमाम जितने भी सहयोगी दल हैं, वो एट द मर्सी ऑफ हिज किंग रहेंगे। वो दया पे निर्भर करता है कि बादशाह कितना उदार होकर तुमको क्या देगा। नहीं भी देगा तो क्या कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी जरूरत तो है ही नहीं। 300 पार तो आ गए। मतलब हर एक राज्य जो है वो दिल्ली से चलाया जाएगा, चला ही जा रहा है। 2014 के बाद सारे प्रदेश, राज्य जो अब बीजेपी का शासन है, वो केंद्रीय शासित हो गए। रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाओ और दिल्ली से राज करो। तो दिल्ली ने राज करने के लालसा में संगठन बर्बाद कर दिए बड़े बड़े राज्यों में। कर्नाटक में विद्रोह बर्बाद है, मध्य प्रदेश में बर्बाद है, राजस्थान में बर्बाद है, छत्तीसगढ़ में बर्बाद है, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो जो लोग हैं जिन्होंने जो जमीन पे जिनकी पकड़ है, वो क्या करेंगे? राजस्थान में यदि 5-10 सीट हार जाती है बीजेपी, तो कोई कांग्रेस बहुत ज्यादा काम कर रही है इतना ये नहीं है उसका। वसुंधरा जी घर बैठ गई है, ये अहम है। और शायद ये हर एक राज्य में 2-4 सीटें हारते हारते कहीं ना कहीं 303 का जो अभी बीजेपी के पास आंकड़ा है वो तो नीचे घटता जाएगा। क्या है आदित्य जी, पहले फेज के बाद ये आंकड़ा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में ये तय था कि भाई एक कमलनाथ जी की सीट आ जाएगी, एक राजा की सीट आ गई, दिग्गी राजा की। कांग्रेस इस बार एक की जगह 2 सीटें आएगी। पहले फेज का मतदान हो गया खत्म। पता पड़ा कि रतलाम झाबुआ सीट जो है वो भी बीजेपी के लिए तकलीफ हो गई। फिर पता पड़ा मंदसौर में भी दिलीप गुज्जर ताकत से उतर गए हैं, वहां बीजेपी में भगदड़ मच गई। ये 2 सीटें भी जाती नजर आ रही है। फिर ग्वालियर मुरैना, जहां ऑलरेडी लग रहा था कि यहाँ जाएगी। फिर मैं विंध्य में गया तो सतना बीजेपी के हाथ से चली गई दिखता है। रीवा टफ फाइट में है। शहडोल, या वर्तमान केंद्रीय मंत्री लड़ रहे, वो तो एमएलए का चुनाव ही हार गए थे, वो सीट कांग्रेस को आती। देखते देखते 2 की 6 हो गई। तो कुल मिलाकर 300 की बात ही छोड़ दीजिए। और इस बार हमने देखा कि पहले चरण में जिस तरह से वोट डाले गए, वोट परसेंटेज इतना कम रहा, इतना कम वोट पड़े, लगभग 62% की 63%, एक एक न्यूज़पेपर एक एक रिपोर्ट छापता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या वही अगर जारी रहा और छठे चरण तक यही जारी रहा तो ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। यदि यही परसेंटेज और उदासीनता जारी रही तो कहीं बीजेपी 200 के अंडर नहीं निपट जाए। बहुत ज्यादा। और अगर क्योंकि सिर्फ बिहार की बात की जाए, जी, घर से जो लोगों को लेके आने वाली जो एक मैकेनिज्म है वो सिर्फ बीजेपी के पास थी और वही काम करते नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी अमित शाह जी बनारस बैठे हुए हैं, वो लगातार रीवर्क कर रहे हैं स्ट्रेटजी पे।
बीच में मैंने सुना कि बड़े नेता नागपुर भी कैंप एक रात रह के गए हैं, शायद संघ के सामने शरण गच्छा में, लेकिन फिर बात ही नहीं हो पाई, ये भी सुना मैंने। क्या आरएसएस दरकिनार करती हुई नजर आ रही है बीजेपी को इस समय? आरएसएस नरोवा कुंजरोवा की स्थिति में है। प्लानिंग कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है जिसे बाहर आने नहीं दिया जा रहा। और वही बिहार पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आखिरी सवाल यही रहेगा कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप जो भी आंकलन करते हैं इसका अलग मायने होता है, तो 40 में से कितनी सीटें जो है इस बार बीजेपी गेन करने वाली है, और इंडिया गठबंधन को यानी आरजेडी और कांग्रेस को कितनी सीटें जाती हुई दिख रही है? देखिए, पिछली बार तो आरजेडी के पास 0 थी, कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं था, तो उनको गेन ही गेन करना है, खोना तो कुछ नहीं है। लेकिन 17 बीजेपी के पास है, क्या वो सिंगल डिजिट पे चली जाएगी? और जनता दल यूनाइटेड के पास 16 थी, क्या वो 12 पे टिक जाएगी? चिराग पासवान के पास 5 थी, क्या वो 3 पे आ जाएंगे? बाकी माले के पास 1 थी, वो उनके पास बरकरार रहेगी। तो ये जो बाकी लोगों का लॉस है, ये सीधा आरजेडी का गेन है। तो क्या इस बार आरजेडी सबसे ज्यादा सीट वाला पार्टी बनेगी बिहार में? क्योंकि हर रोज जो रिपोर्ट आ रही है वो विजय के लिए स्लाइडिंग है। प्रधानमंत्री के भाषण, प्रधानमंत्री की रैलीज, गृहमंत्री के भाषण, गृहमंत्री की रैलीज कोई इंपैक्ट नहीं डालता, क्योंकि बौखलाहट में इतना हास्यास्पद वक्तव्य हो रहा है कि आपके घर का मंगलसूत्र मुसलमान को दिया जाएगा। नोबडी बिलीव्स इन दिस। और इससे अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी बुरी तरह से हमारी छवि खराब हो रही है। हर एक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रही है। बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। तो शायद यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन को आनन फानन में मोदी जी को या जेपी नड्डा को नोटिस जारी भी करना पड़ा, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे। 29 तारीख को जो जवाब देगा उससे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। वो छोड़िए, वो सत्ता पक्ष का प्रकोष्ठ बन चुका है। हाँ, राहुल गांधी की 1-2 रैलीज पे यदि सस्पेंशन हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। यानी बिहार की 40 सीटों पर भी बीजेपी और नीतीश कुमार शायद कितना भी एक साथ क्यों ना लड़ ले, वहां पर भी मामला फंसा हुआ है, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। सबसे पहले वो साथ लड़ ही नहीं रहे, यही मामला फंसा। ऊपर सामने है, सिर्फ कहने के लिए है साथ में, ना ऊपर से ना नीचे तक गठबंधन है नहीं। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया देश नीति के मंच पर आने के लिए।